हेलो ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों हम लोग अब तक जो एक सीक्वेंस बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ओके, एक जो कनेक्शन बनता जा रहा है, इस कनेक्शन में आई होप कि आप कहीं पे बीच में किसी लिंक को तोड़ नहीं रहे, ठीक है। सो व्हाट आई वांट टू से इज, शुरू से सारे लेक्चर्स यूट्यूब में अपलोडेड है, ठीक है। आई वांट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू दीज लेक्चर्स। ये सारे लेक्चर्स कहीं ना कहीं 12th के सिलेबस के नहीं है, अकाउंट्स के सिलेबस के। बात समझ रहे हो? 12th का सिलेबस अलग है, अकाउंट्स अलग है। अकाउंट्स इज अ सेपरेट यूनिवर्स, इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए। 12th में उसका सिर्फ थोड़ा सा एक पार्ट है, ठीक है। तो हमें 12th के सिलेबस में जरूर जाना है, बिल्कुल जाना है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत के लेक्चर में आपको बताया था कि मैं जानता हूं कि अभी लास्ट ईयर हैज बीन अ बिट डिफिकल्ट फॉर द टीचर्स एज वेल एज द स्टूडेंट्स। तो पढ़ाई जिस तरह से होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं हुई, और इस वजह से 12th स्टैंडर्ड का इफेक्ट नहीं होना चाहिए कुछ भी परफॉर्मेंस। एंड एज अ रिजल्ट हम लोग यहां पर थोड़ा कुछ ज्यादा ही बेसिक्स से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मली स्पीकिंग इतने ज्यादा बेसिक्स में 12th स्टैंडर्ड के पहले हम डिस्कशन नहीं करते, लेकिन यहां हम लोग कुछ ज्यादा ही डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सो यू कैन कॉल इट एज प्री रिक्वायरमेंट्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। चलो दोस्तों, तो हम लोगों ने कैसा कनेक्शन किया एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने शुरुआत में ये देखा कि सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि वी शुड रिकॉग्नाइज द एंटिटी जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सोचना है, ठीक है। सो इफ मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी, तो अगर मैं ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं दिस इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ सेल, एंड इफ इट इज मैं बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं तो दिस इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज। तो मुझे पहले ये क्लियर कर लेना होगा कि मैं किसके नजरिए से सोच रहा हूं, अकॉर्डिंगली मुझे अकाउंटिंग करना है। चलो ठीक है, मैंने सबसे पहले ये नाम रिकॉग्नाइज कर लिया, एंटिटी रिकॉग्नाइज कर लिया। एंटिटी रिकॉग्नाइज करने के बाद नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, जो कि मॉनेटरी नेचर के होने चाहिए, एंटिटी से रिलेटेड होने चाहिए। इन सबको हमने इकट्ठा कर लिया, ठीक है। इन सबके सबूत जमा कर लिए, है ना, सोर्स डॉक्यूमेंट्स। तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स को अलग से मेंटेन किया वाउचर फाइल के फॉर्म में। उसके बाद हम लोगों ने अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू किया, ठीक है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में मैंने क्या बताया था, देयर आर 3 थिंग्स, जर्नल, लेजर एंड समराइजिंग, दैट इज फाइनल अकाउंट्स। सो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, दीज आर द 3 थिंग्स, ठीक है। और यही 3 चीज में हम ध्यान दे रहे हैं। अभी एक एक करके हम लोग शुरू करने जा रहे हैं दीज 3। लेकिन हाँ, उससे पहले हम लोगों ने एक अकाउंटिंग सोच डेवलप करने के लिए ये भी पढ़ा कि व्हाट आर द डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू अकाउंटिंग, जिन्हें हम रूल्स एंड रेगुलेशंस नाम से नहीं पुकारते हैं, हम इन्हें पुकारते हैं बाय द नेम ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है, ऑल्सो इन द नेम ऑफ स्टैंडर्ड्स। So you will get reference to different standards. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहां पर ये लिखा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वहां पर वो लिखा है। ऐसे अक्सर जगह जगह पे हमें बहुत सारे जो लोग कुछ ना कुछ कहते हुए नजर आएंगे, ठीक है। सो व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस? दे आर रेफरिंग टू एक तरह का, आप समझ लो जैसे कानून है। देयर आर सम रेगुलेशंस दैट आर अप्लाइड टू अकाउंटिंग बॉडी, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी को भी अगर मैं अकाउंटिंग करने जा रहा हूं तो कुछ रेगुलेशंस लगते हैं, तो उसी को हम यहां पे अप्लाई करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने वो सब डिस्कस कर लिया, और उसके बाद हम लोगों ने ये देख लिया कि बुक कीपिंग प्रोसेस में क्या होता है। वी मेंटेन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स, प्राइमरी बुक एंड प्रिंसिपल बुक। लेकिन प्राइमरी बुक में भी हो सकता है एक सिंगल बुक हो, मल्टीपल बुक्स। मल्टीपल बुक्स हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यस, सब्सिडियरी बुक्स, ठीक है। ओके, प्रिंसिपल बुक को हम और एक नाम से क्या पुकारते हैं? लेजर बुक, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो अब हमने ये तो देखा। अब उसके बाद अब आगे का बेसिक, आगे का बेसिक कैसा है देखो। अब मैं जूम इन कर रहा हूं बुक कीपिंग प्रोसेस में, ठीक है। तो हम लोग बुक कीपिंग प्रोसेस में अभी आगे बढ़ेंगे। कल मैंने उससे आगे का प्रोसेस भी बताया था। उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जहां पे डेबिट क्रेडिट बराबर है कि नहीं तसल्ली करते हैं, और उसके बाद हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। लेकिन वो सब चीजें बाद में, पहले यहां तक का तो अच्छे से देख लेते एक बार, है ना। चलो ठीक है, तो दोस्तों व्हेन आई मूव अहेड विद अकाउंटिंग प्रोसेस पार्ट 2, तो क्या होता है देखो। जब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता हूं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में 2 तरह के सिस्टम होते हैं। कौन से 2 तरह के सिस्टम? सिंगल एंट्री सिस्टम या डबल एंट्री सिस्टम। सो आई हैव टू डिसाइड दैट मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन से तरीके से मेंटेन करूंगा, सिंगल एंट्री सिस्टम से कि डबल एंट्री सिस्टम से, ठीक है। नाउ एक जमाना था, देखो हम लोग अगर मॉनेटरी सेंस में अगर बात करें तो मॉनेटरी सेंस में हम जो ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स देख रहे हैं, ये सब जगह पे कहीं ना कहीं देयर इज अ गिव एंड टेक, है ना।
देयर इज अ काइंड ऑफ एक्सचेंज, आगे वाले से मुझे कोई बेनिफिट मिल रहा है तो बदले में मैं भी कुछ बेनिफिट दे रहा हूं, है ना, ऐसा कुछ एक गिव एंड टेक चल रहा है। तो ये गिव एंड टेक में से सिंगल एंट्री और डबल एंट्री, इन दोनों में अगर आप फर्क देखोगे तो सिंगल एंट्री कहता है कि भैया इन दोनों में से प्रेफरेंस देखो कि मेरे काम का कौन सा इवेंट है, कौन सा एक्टिविटी है। देयर इज लेन देन, देयर इज अ लेन देन, देयर इज एन एक्सचेंज बिटवीन बोथ ऑफ अस। लेकिन मैं दोनों एस्पेक्ट को क्यों रिकॉर्ड करूं भाई, मैं एक को ही रिकॉर्ड करके रख लूंगा। अगर ऐसा करके मैं चलूं तो दिस इज कॉल्ड एज द सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, आराम से इसको समझने की कोशिश करना है। देखो पुराने जमाने की अगर मैं बात करूं, एकदम इनिशियल डेज की अगर बात करूं, देखो अकाउंटिंग प्रोफेशन भी धीरे धीरे डेवलप हुआ है, एक्सपीरियंस के साथ डेवलप हुआ है, चेंजेस के साथ डेवलप हुआ है। ठीक है, तो एकदम शुरुआत की अगर बात करें तो ज्यादातर लोगों को आप सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हुए ही देखते होंगे। ठीक है, इवन आज के डेट में आपको सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करने वाले लोग बिल्कुल मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, लेकिन सुपीरियर मेथड, मोर कंप्लीट मेथड इज द डबल एंट्री सिस्टम। लेकिन ये फर्क को समझने के लिए पहले मुझे ये समझना होगा ना, एटलीस्ट थ्योरेटिकली, कि यार सिंगल एंट्री और डबल एंट्री में फर्क क्या है। चलो देखते हैं आराम से। देखो सिंगल एंट्री सिस्टम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो कैसा होगा, आप इमेजिन करके देखो। जैसे एक छोटा मोटा कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा सा बिजनेस है, तो इस छोटे से बिजनेस में होगा क्या, कोई भी ट्रांजैक्शन होगा। जैसे मान लो मैंने एक किराने की दुकान की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो किराने की दुकान में अगर बहुत सारे ग्राहक आ रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, तो कस्टमर्स आ रहे हैं, वो सामान बेचते जा रहे हैं, बराबर। सो व्हाट दे विल डू इज, अगर इन्होंने सामान बेचा तो आगे वाले ने या तो पैसा दिया या तो फिर उधार में लिया, दो तरह के ट्रांजैक्शन होंगे, बराबर। अगर पैसे दे दिए तो मैं नोट कर लूंगा मेरे पास इतने पैसे आए। ठीक है, सो आई विल रिकॉर्ड ओनली कैश, बराबर। चलो ठीक है, दूसरी बात, मैं यहां पे अगर ये उधार में लेता है, मान लो ये उधार में ले रहा है, क्रेडिट पे ले रहा है, देन इन दैट केस भैया रिकवर करना है ना आपसे। ठीक है, तो आपने भी देखा होगा कई जगह पे ऐसे खाते चलते हैं, तो खाते चलते हैं तो उसमें होता क्या है भैया, वहां पर वो खाता बोले तो एक सिंपल सा एक कॉपी वॉपी कुछ तो भी रखते हैं, एक डायरी रखते हैं, समथिंग रखते हैं जिसपे आपका नाम लिख के रख लेते हैं। वो देखा होगा आपने, है ना, तो आपका नाम लिख के रख लेते हैं। तो व्हाई आर दे नोटिंग इट डाउन, ताकि उनको ये याद रहे कि भाई ये भाई साहब से मुझे पैसे लेने हैं। ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ही नोटिंग डाउन। ये नोट डाउन कर रहे हैं या तो कितने पैसे आए, और अगर नहीं आए तो आपका नाम अलॉन्ग विद द अमाउंट कि कितने पैसे लेने हैं आपसे, राइट। तो सिर्फ इतना ही नोट डाउन करके रखना was what was followed in single entry system. So single entry system was basically recording only cash या only bank या personal account related transactions. ठीक है, personal account भी कब, तभी when the money is receivable और payable, यानी पैसों का सेटलमेंट जब फ्यूचर में होने वाला है तभी वो पर्सनल अकाउंट को नोट करके रखते थे। ठीक है, आज भी ऐसा होता है, बहुत सारी जगह पे आप देखेंगे, मैंने खुद देखा हुआ है, दुकान में जाता हूं तो वहां पे अगर कभी मैंने क्रेडिट पे लिया, ठीक है, तो क्रेडिट पे लिया, मोहल्ले की दुकान में होता ही है, चलते ही रहता है, वहां पे खाते में खाता नहीं खोलेंगे तो कैसे चलेगा, है ना। तो वहां पर अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन चल रहा है, सो दे विल राइट डाउन देयर, ओके अभिजीत 5000, ठीक है। फिर आगे चल के जब आप पैसे दे दोगे तो वहां पे उसको काट देंगे या वहां से माइनस कर देंगे, उनका एक लिखने का तरीका होता है, गेटिंग मी। सो आधा अधूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है इसे। सर आधा अधूरा क्यों कह रहे हैं? आधा अधूरा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां हम डुअल एस्पेक्ट अप्लाई नहीं कर रहे हैं। आराम से समझने की कोशिश करो, देयर इज एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट, आगे वाला से मुझे कोई बेनिफिट मिल रहा है, मैं भी उसे कोई बेनिफिट दे रहा हूं। सो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट सेज वी शुड रिकॉर्ड बोथ ऑफ देम। ये दोनों एस्पेक्ट्स को हमने रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स को अगर हम रिकॉग्नाइज करते हैं, वी आर बेसिकली फॉलोइंग द डबल एंट्री सिस्टम। सो डबल एंट्री सिस्टम में व्हाट विल हैपन, अगर मैं लिख रहा हूं कि मेरे पास कैश आया तो मैं ये रीजन भी लिखूंगा कि वो कैश क्यों आया। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास से कैश गया तो मैं वो रीजन भी लिखूंगा कि मेरे पास से कैश क्यों गया। अगर मैं लिख रहा हूं कि आपसे मुझे पैसे लेने हैं तो मैं वो रीजन भी लिखूंगा कि आपसे मुझे पैसे क्यों लेने हैं। अगर मैं लिख रहा हूं कि मुझे आपको पैसे देने हैं तो मैं ये रीजन भी लिखूंगा कि मुझे आपको पैसे क्यों देने हैं। बात समझ में आ रहा है? इन एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन आई विल बी लुकिंग फॉर टू एस्पेक्ट्स,
मुझे क्या बेनिफिट मिला, बदले में मैंने क्या बेनिफिट दिया। मैं इन दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हुए चलूंगा। सो इन डबल एंट्री सिस्टम यू विल फाइंड ओरिजिन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जो आप लोग पढ़ते हो ना, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये सब चीजें आपको नजर आएंगे पूरे डिटेल में ओनली व्हेन यू फॉलो द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, वेरी गुड। सो सिंगल एंट्री सिस्टम इज काइंड ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, क्योंकि यहां पे मैं दोनों बेनिफिट्स, मुझे क्या बेनिफिट मिला, बदले में मैंने क्या दिया, दोनों रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं। मैं तो बस अपने काम का एक इंफॉर्मेशन लिख के रख ले रहा हूं बस। ठीक है, तो यहां पे आधा अधूरा जानकारी रहेगा कि मेरे पास कैश है, मेरे पास इतना पैसा है। भाई भैया ये क्यों इतना पैसा है, आपके पास ये पैसा आया, वो क्यों आया, आया होगा यार कहीं से, तो भी मालूम नहीं, बस इतना पैसा है मेरे पास। अच्छा, कहीं पे आपको पता चला कि आपने पैसे दिए, क्यों पैसे दिए, अरे यार उतना याद नहीं है यार। अब जरा सोच के देखो, आप खुद ही एक बार सोचो। आप कहोगे कि मुझे सब याद रखना है, भैया हमारा रैम इतना स्ट्रांग थोड़ी ना होता है। रैम मतलब दिमाग का रैम। सोच के देखो, पहले इतने सारे चीजें याद रखने पड़ते हैं, है ना, तो इतने सारे चीजों के साथ साथ ये सब कहाँ याद रखते बैठेंगे। आप खुद ही एक बार सोच के देखो, अगर मैं आपको यहां पर राइट नाउ 20 से 25 अलग अलग अमाउंट के ट्रांजैक्शन बता दूं, आधे घंटे के अंदर आप भूल जाओगे, नहीं रहेगा याद, याद ही नहीं रह सकते। हमें इतने सारे अमाउंट जो रहते हैं, अभी अगर मैं आपको कुछ सिंपल अमाउंट्स बताता हूं, लाइक से फॉर एग्जांपल लेट अस अज्यूम कि हम लोगों ने बिग बास्केट में ऑर्डर किया, बिग बास्केट में एक ऑर्डर प्लेस किया। ठीक है, तो मैंने आइटम नंबर 1 लिया, वो 250 रुपए का है। आइटम नंबर 2 लिया, वो 2040 रुपए का है। आइटम नंबर 3 जो लिया, ये 189 का है। आइटम नंबर 4 जो लिया, वो था 172 का। आइटम नंबर 5 था 78 रुपीज 50 पैसे का। आइटम नंबर 6 था 89 रुपीज 60 पैसे का। आइटम नंबर 7 ऑलरेडी भूलना शुरू हो गया। भैया यही होता है, अगर इतने सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हमें याद रखने हो, इट इज नॉट पॉसिबल। और बिजनेस की दुनिया की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो बिजनेस की दुनिया में ऐसे कितने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं हर रोज, तो कितने याद रखोगे आप, पॉसिबल ही नहीं है। सो सिंगल एंट्री सिस्टम में इफ यू आर नॉट रिकॉर्डिंग ऑल द एस्पेक्ट्स, इट इज इनकम्प्लीट। आपको पूरी जानकारी यहां पर नहीं मिलेगी। यू वोंट बी गेटिंग द फुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, but you will definitely be getting the detailed full informations in double entry system of accounting. So it is more appropriate to maintain your books of accounts on double entry system. ठीक है? Yes दोस्तों, who introduced us to the double entry system of accounting? नाम बता सकते हो? किसने इंट्रोड्यूस किया था हमें डबल एंट्री सिस्टम से? He was from Italy. Yes? ओके, लेट मी टेल यू, इनका नाम था मिस्टर लूका पैचियोली। मिस्टर लूका पैचियोली, ही वॉज अ फेमस इटालियन मैथमेटिशियन। ठीक है, इन्होंने अपना किताब लिखा था ऑन मैथमेटिक्स। ठीक है, 1500 के जमाने में किताब लिखा था, और उस किताब में उन्होंने पहली बार रेफर किया था टू द डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, वैसे इसके ऊपर भी यूट्यूब पे एक वीडियो डाला हुआ है, आपको वहां पर आपको ये नजर आ जाएगा। वहां पे डेबिट का लॉजिक बताएगा कि डेबिट को डीआर और क्रेडिट को सीआर क्यों कहते हैं, वो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो व्हाटएवर। सो डबल एंट्री, सिंगल एंट्री, ये सब हो गया। नाउ बेसिकली ऑब्वियसली वी विल बी स्टडिंग अबाउट द डबल एंट्री सिस्टम, है ना। तो डबल एंट्री सिस्टम में अब आगे क्या देखना है, आगे मुझे मेरा अप्रोच देख लेना है, क्योंकि हम दो तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं अगेन डबल एंट्री सिस्टम के अंदर। ईदर वी विल मेंटेन द बुक्स ऑन कैश बेसिस or we will maintain the books on mercantile basis. नाम को जाना पहचाना लग रहा है, कहीं देखा था इसके बारे में, शायद देखा था, है ना। हम जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे, वहां कहीं आया था ना अक्रूअल, कुछ याद आ रहा है? तो वो अक्रूअल में मैंने आपको बताया था अबाउट मर्केंटाइल सिस्टम। गेटिंग मी? सो दोस्तों, हम कैश बेसिस या मर्केंटाइल बेसिस, इन दोनों में अगर डिफरेंस देख रहे हैं तो इसमें होगा क्या। इसमें बेसिकली सिर्फ इतनी सी बात है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर कैश बेसिस में मेंटेन कर रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि यू विल बी रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस ओनली व्हेन ईदर द कैश इज रिसीव्ड और द कैश इज पेड, अदरवाइज नहीं। कहने का मतलब उधार वाले ट्रांजैक्शंस के लिए नो एंट्री। ठीक है, हम उधार वाले ट्रांजैक्शंस को बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन वहीं पे मर्केंटाइल बेसिस की बात कर रहा हूं, तो मर्केंटाइल बेसिस पे सब आएंगे, सब कैश वाले ट्रांजैक्शन भी, उधार वाले ट्रांजैक्शन भी,
एवरीथिंग. सो ऑब्वियसली कौन सा ज्यादा डिटेल्ड अकाउंटिंग है? मर्केंटाइल बेसिस. बात समझ में आ रहा है? सो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में होगा क्या? अकाउंटिंग ऑफ ओनली रिसिप्ट्स ऑफ मनी या पेमेंट ऑफ मनी, दैट्स इट. मुझे और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है. लेकिन मर्केंटाइल बेसिस में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स के अलावा जो मेरे उधार वाले ट्रांजैक्शंस होंगे उनकी भी अकाउंटिंग की जाएगी. यानी रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज इट इज अर्न्ड एंड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज इट इज इंकर्ड. ठीक है. अब ये सेंटेंसेस को हमें जरा अच्छी तरह से समझ लेना है. ये मतलब क्या होता है? देखो, आराम से समझने की कोशिश करो. इफ सपोज आई एम एंटरिंग इनटू एनी एक्सपेंस वाला ट्रांजैक्शन, जैसे मान के चलो मैंने कोई एम्प्लॉय रखा. ठीक है, एक एम्प्लॉय रखा. एम्प्लॉय मेरे लिए काम कर रहा है, मैं उसको सैलरी दे रहा हूं. ठीक है, सिंपल सा चीज है. अब मैं जो सैलरी दे रहा हूं आई विल कॉल इट एज एन एक्सपेंस. ठीक है, चलो ठीक है. पॉइंट इज कि मैं इसकी अकाउंटिंग कब करूंगा? एज सुन एज आई हैव इंकर्ड. सो हाउ विल आई से दैट आई हैव इंकर्ड एक्सपेंस? सो दोस्तों, इसका मतलब सीधा सीधा है, आगे वाले ने अपना काम कर लिया. ही वर्कड हार्ड फॉर अ मंथ. ठीक है, लेकिन मेरे पास अभी फिलहाल पैसे नहीं है, मैंने उसको पैसे नहीं दिए. ठीक है. सो सिर्फ इस फैक्ट की वजह से कि मैंने उसे पैसे नहीं दिए, शुड आई इग्नोर दिस ट्रांजैक्शन? नहीं, क्योंकि आगे वाले ने अपना काम कर लिया. यानी आगे वाले ने मेहनत करके मुझे मतलब सर्विसेज दिए हैं. तो एज अ रिजल्ट I will say that the expense is incurred. So how will I decide that the expense is incurred or not? It is not decided by payment. It is decided by क्या आगे वाले पर्सन ने मेरे लिए कोई काम किया है. अगर आगे वाले पर्सन ने मेरे लिए कोई भी काम किया, then I become obligated. I will come under an obligation to pay. मुझे उसे वापस देने होंगे कुछ ना कुछ पैसे. Kidding me? So as soon as आगे वाले पर्सन ने मेरे लिए कुछ काम किया, मैं ये कह दूंगा कि the expense has been incurred. Kidding me? और एक एग्जांपल, मान लो कि मैंने किसी से किराए पे एक घर लिया है. ठीक है. सो इफ आई हैव टेकन द हाउस ऑन रेंट, तो एक महीने बाद वो लैंडलॉर्ड आके मुझसे पैसे मांगेगा. क्यों मांगेगा? क्योंकि सीधी सी बात है भाई, मैं उसके इस घर को यूज कर रहा हूं. सो उसने अपनी तरफ से, उसका काम क्या था? मुझे घर देना. तो उसने मुझे घर दे दिया, उसने अपना काम पूरा कर लिया. आई हैव यूज्ड द हाउस. ठीक है. सो नाउ आई एम अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे. किडिंग मी? सो एज सुन एज आई एम यूजिंग द हाउस, आई हैव इंकर्ड द एक्सपेंस. ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए. कई बार ऐसा भी होता है कि लैंडलॉर्ड मान के चलो बाहर कहीं रहता है, या लॉकडाउन में फंसा हुआ है, रेंट कलेक्ट करने के लिए आ नहीं पा रहा है. तो 1 महीना हो गया, नहीं आया. 2 महीने हो गए, अभी भी नहीं आया. 3 महीने हो गए, अभी भी नहीं आया. और बेचारे का बैंक में खाता भी नहीं कि ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे. एक्सेप्शनल लैंडलॉर्ड. ठीक है. अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूं कि मैंने कोई एक्सपेंस इंकर नहीं किया क्योंकि मैंने पैसे नहीं दिए? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते भैया. हर महीने I have incurred the expense. So the expense gets accrued. बात समझ में आ रहा है? Yes. So this is mercantile basis. वहीं पे रेवेन्यू की अगर मैं बात करता हूं, तो रेवेन्यू के बारे में कुछ याद आ रहा है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कुछ बताया था, है ना? Yes. So revenue should be recognized as soon as it is earned. So exactly उल्टा. अभी भैया मैंने अगर अपना काम कर लिया, 2 पार्टी है और मैंने उस पार्टी के लिए कुछ ना कुछ काम किया है, उसने अभी तक मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन मैंने अपना काम पूरा कर लिया. अगर मैंने अपना काम पूरा कर लिया, सो आई हैव द राइट टू क्लेम द मनी. भैया हक से पैसे मांग सकता हूं, मैंने काम किया है. गेटिंग मी? लाइक से फॉर एग्जांपल, इफ यू गो टू अ डॉक्टर एंड यू टेक हिज सर्विसेज. ठीक है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका इलाज किया एंड इलाज हो गया. इलाज होने के बाद द डॉक्टर हैज द राइट टू क्लेम हिज फीस. व्हाई? बिकॉज ही प्रोवाइडेड यू सर्विस. उसने आपके लिए काम किया है, तो उन्होंने काम किया है, तो बदले में आपसे पैसे लेगा, बिल्कुल लेगा. गेटिंग मी? दैट इज द पॉइंट. सो रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एज इट इज अर्न्ड एंड एक्सपेंसेस एज इट इज इंकर्ड. ये मर्केंटाइल बेसिस में होता है, राइट? ओके. कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बताने जा रहा हूं. प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग डजंट गेट फुलफिल्ड. प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग यहां पे फुलफिल नहीं होता है. हम लोगों ने मैचिंग के बारे में पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है? मैचिंग मतलब
जब भी मैं दो चीजों को कंपेयर कर रहा हूं, दो चीजें आपस में कंपेरेबल होने चाहिए, दो चीजें आपस में कंपेरेबल होने चाहिए, यानी सेम लेवल पे होने चाहिए, बराबर। अच्छा ठीक है, अगर सेम लेवल पे होने चाहिए तो यहां क्या लिखा दिख रहा है आपको कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग डजंट गेट फुलफिल्ड। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, सोच के देखो। देखो मैंने सपोज 2020 में कुछ सेल किया और कुछ परचेज किया, 2020 में कुछ सेल किया कुछ परचेज किया, ठीक है। अब कुछ कैश में है कुछ क्रेडिट में है, ठीक है। सो बात को समझो, कैश बेसिस कर रहा हो तो मैं सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शन को एंटरटेन करूंगा, कैश वाले। सो आई विल रिकॉर्ड अ कैश परचेज, आई विल रिकॉर्ड अ कैश सेल्स, लेकिन क्रेडिट वालों को इग्नोर करूंगा, ठीक है। सर क्रेडिट वालों को कंप्लीटली इग्नोर करते हैं? नहीं, इसे तब तक इग्नोर करते हैं जब तक पैसे मिल नहीं जाते या पैसे दे नहीं देते। इसकी एंट्री तब होती है कैश बेसिस में जब पैसे मिलते हैं या जब पैसे देते हैं। परचेज के केस में पैसे देते हैं, सेल के केस में पैसे लेते हैं, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट हम लोग यहां पर वेट करेंगे कि कब पैसे मिले, जब पैसे मिले तब एंट्री करेंगे, या जब पैसे दिए तब एंट्री करेंगे। अब मान के चलो 2020 के सेल के पैसे 2021 में मिले, या 2020 के परचेज के पैसे हमने 2021 में पे किया, हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो व्हाट विल हैपन, द एंट्री ऑफ 2020 विल कम इन 2021। बात समझ में आ रहा है? मैंने फिर से एक बार कह रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। 2020 में कोई एक ले लेते हैं, मान के चलो मैंने 2020 में एक सेल किया, लेकिन उधार में किया, उधार में सेल किया, ठीक है। ये पैसे मैंने कलेक्ट किए 2021 में, ठीक है। मैंने सेल कब किया? 2020 में उधार में, और इसके पैसे कब मिले? 2021 में, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हुआ है देन एंड दैट केस जरा सोच के देखो हो क्या रहा है। अगर मैं कैश बेसिस मेंटेन कर रहा हूं तो 2020 में मैं इसकी एंट्री नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? पैसे थोड़ी ना मिले। कैश बेसिस में हम एंट्री कब करते हैं? जब पैसे मिलते हैं। तो मुझे 2020 में तो पैसे मिले ही नहीं, तो मैं 2020 में इसका अकाउंटिंग करूंगा ही नहीं, ठीक है। तो एंट्री कब करूंगा? जब पैसे मिलेंगे। पैसे कब मिले? 2021 में। ये चलो और एडवांस ले लो, 2022 में पैसे मिले मान लो, ठीक है। तो मैं एंट्री कब पास करूंगा? 2022 में। बात समझ रहे हो गड़बड़ क्या हो रहा है? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में इट इज हाईली पॉसिबल कि जिस साल का खर्चा है या जिस साल का इनकम है वो शायद मुझे उस साल में नजर ना आए, वो किसी और साल में नजर आए, ठीक है। ये गड़बड़ हो जाता है इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। लेकिन मर्केंटाइल बेसिस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मर्केंटाइल में चाहे कैश हो चाहे उधार हो, हम मैचिंग प्रिंसिपल अप्लाई करते हुए अकाउंटिंग करते हैं। यानी जिस साल का जितना एक्सपेंस है या जिस साल का जितना इनकम है वो उस ही साल में नजर आता है, ठीक है। बात को समझो, मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूं? ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बुक कीपिंग प्रोसेस में हमें शुरुआत में ही ये मालूम होना चाहिए कि कैसे अलग अलग तरह से मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर सकता हूं, और कौन सा बेहतर है, कौन सा सही है, कौन सा नहीं है, ये मुझे मालूम होना चाहिए। तो अब मुझे ये मालूम है कि अगर सिंगल एंट्री और डबल एंट्री सिस्टम, ये दो तरीके मेरे सामने हो, तो आई विल प्रेफर डबल एंट्री। सिंगल एंट्री में तो अधूरा रहेगा यार, है ना। दूसरा मुझे क्या पता चला कि कैश बेसिस और मर्केंटाइल बेसिस, इन दोनों में अगर चॉइस हो, सो बेटर मेंटेन द बुक्स ऑन मर्केंटाइल बेसिस एंड नॉट कैश बेसिस। वैसे भी इफ यू रिमेंबर, मैंने शायद आपको बताया था कि फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन में अक्रूवल कहता है कि वी विल फॉलो मर्केंटाइल बेसिस। सो अगर कुछ नहीं कहा तो हम यही अज्यूम करेंगे कि द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड ऑन मर्केंटाइल बेसिस, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? चलो बहुत बढ़िया। सो इसी का मतलब ये हो गया, यहां पे मैं आपको बता देता हूं, देखो फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन, कैश बेसिस इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन, है ना। तो अगर आप फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको स्पेसिफिकली लोगों को बताना होगा, ठीक है। लेकिन मर्केंटाइल बेसिस अगर आप फॉलो कर रहे हो तो इट इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन एंड हेंस ये आपको लोगों को नहीं बताना होगा, ठीक है। अब ये बात समझ में नहीं आता, तो मैं वही एग्जांपल वापस ले रहा हूं जो मैंने आपको पहले बताया था। आई विल कम बैक टू द सेम एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट वेट।
जस्ट अ मिनट। इंटरनेट स्पीड की वजह से आप और मैं, हम सभी लोग कहीं ना कहीं कुछ कुछ परेशानियां फेस कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते, जो है सो है। और वो स्पीड भी वेरी होते रहता है दिन भर में। ठीक है, यस, जस्ट ओपनिंग, इट्स लोडिंग। ओके, लोडेड। चलिए, सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू वंस ट्राई दिस वन आउट। मैंने यहाँ पे फिगर्स थोड़े अलग रखे हुए हैं, ठीक है, जरा ध्यान से देखना। अगर यहां पर हम लोग देखें तो मिस्टर एक्स परचेज गुड्स फॉर ₹40,000 ऑफ विच 25% वॉज फॉर कैश। He incurred expenses of 10,000 of which 2,000 is still outstanding and sold out goods for ₹80,000 of which 75% is on credit। ये ट्रांजैक्शन वही है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, सेम चीज है, बस मैंने अमाउंट चेंज कर दिए। ठीक है, तो अमाउंट चेंज कर दिए, तो इसके साथ साथ जरा ध्यान से हम लोग कैलकुलेशंस करके देखते हैं, चलेगा? देखो कैलकुलेशंस अगर मैं देखूं यहां पर, देखो, कैन आई से दैट मैंने गुड्स परचेज किए 1 लाख, 1 लाख नहीं, कितना था, मैंने गुड्स कितने के परचेज किए? 40,000 के, है ना? आप लोग लिख के देखिए कितना। 25% वॉज फॉर कैश, 25% मतलब कितना, 10,000, एंड हेंस 30,000 वॉज ऑन क्रेडिट, बराबर। अच्छा, वहीं पे अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं, तो एक्सपेंसेस 10,000 है, जिसमें से 2,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, बराबर, ओके, यानी 8,000 पेड है, 2,000 अभी तक बाकी है। और वहीं पे अगर मैं 80,000 के सेल की बात करूं तो उसमें से 75% यानी 60,000 रुपीज के सेल्स आर ऑन क्रेडिट और बाकी के 20,000 ऑन कैश। ठीक है, सो एग्जैक्टली जैसा मैंने इसके पहले आपको बताया था, इफ यू टेक द ओनली कैश वाले ट्रांजैक्शन मतलब देखो, मेरा सेल कितना पकड़ूंगा मैं, 25%, विच कम्स टू 20,000। ठीक है, एक्सपेंस कितना पकड़ूंगा, परचेजेस 40,000 है, जिसमें से सिर्फ 25% कैश में, तो 25% ऑफ 40,000 कम्स टू 10,000, सो माइनस 10,000, माइनस 2,000 रुपए के एक्सपेंस स्टिल आउटस्टैंडिंग, यानी 8,000 पेड है, 10,000 में से 2,000 अगर अभी तक आउटस्टैंडिंग यानी 8,000 पेड है, तो इसमें से अगर मैं 8,000 माइनस करूं 2,000 बच रहा है, बराबर। सो जो भाई साहब कह रहे हैं 2,000 रुपए का प्रॉफिट, दैट इज बाय अप्लाइंग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन इफ आई टेक ऑल ऑफ देम टुगेदर, कैश एज वेल एज क्रेडिट, सो मेरे टोटल सेल्स 80,000 के हैं, जिसमें से 40,000 के परचेसेस है और 10,000 रुपए के एक्सपेंसेस है। चाहे कैश की बात करो चाहे आउटस्टैंडिंग की बात करो, सब मिला के इतना है। सो कितना बच रहा है, 30,000। सो जो मैडम जी कह रही है वो भी बिल्कुल सही है, बराबर। लेकिन दोनों के कहने के तरीके में कुछ फर्क नजर आ रहा है। देखो भाई साहब क्या कह रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं कि प्रॉफिट इज 2,000, लेकिन ही हैज टू एक्सप्रेस, इनको बोलना होगा कि आई अप्लाइड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन वहीं पे मैडम जी सिर्फ 30,000 का प्रॉफिट बता रहे, चल जाएगा, उनको अलग से कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट आई सेड जस्ट नाउ। बात को समझो, इफ यू आर फॉलोइंग द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, आपको लोगों को यह बात बताना होगा, बिकॉज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन। ठीक है, लेकिन इफ यू आर फॉलोइंग मर्केंटाइल बेसिस, तो फिर आपको लोगों को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज इट इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन। बात क्लियर हुआ? ओके, होपफुली सब समझ में आया आपको। ठीक है, चलो दोस्तों, तो यहां तक हम लोगों ने इतना समझ लिया कि भैया मर्केंटाइल बेसिस कैश बेसिस में क्या फर्क होता है और सिंगल एंट्री और डबल एंट्री सिस्टम में क्या फर्क होता है, बराबर। चलो ठीक है, वापस आते हैं अभी हम लोग। तो ये सब चीजों के साथ अब हमारा बुक कीपिंग प्रोसेस शुरू होता है। बुक कीपिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं,
सबसे पहले वी मेंटेन द रिकॉर्ड बुक, यानी हम लोग जर्नल बुक से हमारी शुरुआत करते हैं। अब जर्नल बुक में हम लोग क्या करते हैं, जर्नल बुक में हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आगे बढ़ते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब एज एंड व्हेन द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस वी पास अ जर्नल एंट्री। लेकिन जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड भी अगर करना है तो उसका एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, कैसे भी लिखना है ऐसा नहीं है, कोई एक तरीका फॉलो करना होता है। एंड यहां पर हम एक्चुअली यूज करते हैं ऑफ द लैंग्वेज ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सो दोस्तों, दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग एरिया। व्हाट डू यू फील अबाउट डेबिट एंड क्रेडिट? डेबिट क्रेडिट होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट क्रेडिट? क्या डेबिट और क्रेडिट सिर्फ दो साइड्स होते हैं? नॉर्मली स्पीकिंग मैं ये क्वेश्चन जब भी पूछता हूं, अभी तो खैर हम लोग वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर डेबिट मतलब लेफ्ट हैंड साइड, अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड, और क्रेडिट मतलब अकाउंट का राइट हैंड साइड। बराबर है, गलत नहीं है। अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड को हम कहते हैं डेबिट साइड और राइट हैंड साइड को हम कहते हैं क्रेडिट साइड। बिल्कुल सही है, लेकिन क्या मतलब सिर्फ इतना ही है कि इसके अलावा भी कुछ है? सो डेबिट एंड क्रेडिट, are they just two sides or do they mean something more? So दोस्तों, डेबिट एंड क्रेडिट में और भी कुछ है। What is it? So मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था, डेबिट एंड क्रेडिट, these are the two words that are like a code language of accounting. ठीक है? So डेबिट और क्रेडिट को आपको कैसे देखना है ये मैं आपको समझाता हूं। आप लोगों ने पढ़ा होगा अबाउट द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। पढ़ा है क्या आपने? Rules of debit and credit. Do you know about the rules? So if you know about the rules of debit and credit, तो आपको ये याद तो होगा, लेकिन basically how you need to read it now, I will tell you. When you look into the rules of debit and credit, you should look at it exactly like a dictionary. मतलब देखो, डिक्शनरी में हम लोग क्या करते हैं, हमें किसी वर्ड का अगर मतलब नहीं मालूम तो हम डिक्शनरी पे जाते हैं, डिक्शनरी में जाके वी सर्च दैट वर्ड। जैसे ही वो वर्ड मिला हम उसका मीनिंग देखते हैं, अच्छा इस वर्ड का ये मीनिंग है। किडिंग मी? तो हमारे अकाउंटिंग में भी ऐसे ही कुछ करेंगे। अभी एक अकाउंट का नाम होगा जिसको हमने किया, मान लो डेबिट, किसी अकाउंट को हमने डेबिट किया, तो उस अकाउंट को डेबिट करने का क्या मीनिंग है, दिस इज व्हाट यू विल फाइंड इन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बात समझ में आ रहा है? इसको एग्जाम्पल के तौर पे जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। नॉर्मली स्पीकिंग हम लोग इसको रट्टा मार के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन दोस्तों मेरे क्लास में मैं आपको रट्टा मार के आगे बढ़ने नहीं दूंगा। ठीक है? यहां पे हम लोग प्रैक्टिकली चीजों को अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है? चलो ठीक है, तो मैं आज आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का सिर्फ एक इंट्रो देके रख रहा हूं। एक्चुअल रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को हम लोग कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो एन इंट्रो टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है? प्लीज नोट डाउन करना शुरू करें आप लोग। सो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, देयर आर टू अप्रोचेस। दो तरह से आप डेबिट क्रेडिट के रूल्स पढ़ने वाले हो। ठीक है? एक अप्रोच को हम कहते हैं द ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरे अप्रोच को कहा जाता है मॉडर्न अप्रोच। ठीक है? ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। नाउ वन बाय वन, what is the traditional approach? It is nothing but the Britishers approach, UK approach. ठीक है? तो ब्रिटिशर्स अप्रोच, जिसको हम लोग गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है? वहीं पे मॉडर्न अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो दिस इज बेसिकली द अमेरिकन अप्रोच। वन इज द यूके अप्रोच, वन इज द यूएस अप्रोच। ओके, चलो एक एक करके देखते हैं। अब मैं ये कहता हूं तो क्लास में अक्सर सभी लोग एक बात कहते हैं, सर देयर इज नो इंडियन अप्रोच। इंडियन अप्रोच है एक्चुअल में। ठीक है? बही खाते वगैरह लिखे जाते थे ना, वो वाला अप्रोच। ठीक है? चलो व्हाटएवर, अब वो मुनीम जी वगैरह लिखा करते थे ना, वो सब चीजें। खैर, लेकिन हमारे किताबों में वो नहीं है, हमारे किताबों में ये दो है, तो हमको भी यही पढ़ना होगा। ठीक है? चलो व्हाटएवर। सो ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द अकाउंट। अकाउंट का मतलब क्या हुआ? जो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट हमने आइडेंटिफाई किया था उसे हम एक इंफॉर्मेशन, एक अकाउंट की फॉर्म में आइडेंटिफाई करेंगे कि दिस इंफॉर्मेशन इज अबाउट कैश, या दिस इंफॉर्मेशन इज अबाउट सेल्स, या दिस इंफॉर्मेशन इज अबाउट एन असेट कंप्यूटर, या दिस असेट इंफॉर्मेशन इज अबाउट शर्मा जी, इनको पैसे देने हैं,
या दिस अकाउंट इज अबाउट वर्मा जी, इनसे पैसे लेने हैं, अलग अलग तरह के अकाउंट बनाएंगे। अब अकाउंट बनाया तो इन अकाउंट को हम डिवाइड करेंगे इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, कौन से 3 पार्ट्स? एक्चुअली 2 पार्ट्स, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। एक्चुअली 2 पार्ट्स विच फर्दर गेट्स डिवाइडेड इनटू सब 2 पार्ट्स। तो ओवरऑल 3 पार्ट्स ही ऐसा मान के चलो। कौन से 3 पार्ट्स? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। सो दीज विल बी द 3 टाइप्स। अकाउंट को हम डिवाइड करेंगे बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन दैट वी आर गिविंग, दैट दिस अकाउंट इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन, या दिस अकाउंट इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन अबाउट एन असेट, या दिस अकाउंट इज रिलेटेड टू एन इंफॉर्मेशन विच विल अफेक्ट द कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट्स। अकॉर्डिंगली मैं इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ठीक है सर, अभी अभी आपने क्या कहा, इसके डिटेल में कल बताऊंगा आपको मैं, फिलहाल सिर्फ एक समरी बता रहा हूं। ठीक है, आगे समरी भी नहीं, एग्जैक्टली इंडेक्स जैसा बना रहा हूं, इसके डिटेल में हम कल जाएंगे। ठीक है, व्हाट विल हैपन इन द अमेरिकन अप्रोच? अमेरिकन अप्रोच में भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे। अमेरिकन अप्रोच में भी हम देखेंगे कि व्हाट इज द अकाउंट। ठीक है, एक अकाउंट रहेगा जिसे यहां 5 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब ये कौन से 5 हिस्से हैं? 1 बाय 1। 5 हिस्सों में सबसे पहला हिस्सा है ओनर का हिस्सा, कैपिटल अकाउंट। दिस अकाउंट रिप्रेजेंट्स द अकाउंट ऑफ द ओनर। ठीक है, ओके। दूसरा बाहर वालों, बाहर वाले बोले तो लाइबिलिटीज, है ना। शुरुआत किया ओनर से और बाहर वालों से, क्योंकि बिजनेस जो होता है, बिजनेस में पैसों की जरूरत होती है। पैसे कहां से आएंगे? पहले तो ओनर की जेब से आएंगे, और अगर कम पड़ गए तो बाहर वालों से लेंगे, है ना। तो एज अ रिजल्ट वी विल बी अंडर एन ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द ओनर एज वेल एज द आउटसाइडर। ठीक है, तो खैर कैपिटल, लाइबिलिटीज, 2 तरह के अकाउंट होंगे। इसके बाद ये जो पैसे आए इसको यूटिलाइज करेंगे तो आएंगे असेट्स। ओके, तो तीसरा इंफॉर्मेशन होगा अबाउट असेट्स। ठीक है, लेकिन जैसे बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे तो बिजनेस क्यों कर रहे हैं हम लोग? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो प्रॉफिट कमाने के लिए खर्चे होंगे, इनकम होंगे, ये भी तो होगा, तो ये सब आएंगे अभी। नेक्स्ट विल बी expenses which will include losses and income which will include gains। अब इन दोनों में क्या फर्क होता है, क्या होता है, नहीं होता है, ये सब की गहराई में अब नेक्स्ट हमें जाना है। ठीक है, सो दोस्तों माय सजेशन टू यू ऑल विल बी, अगर आप लोगों ने इसके पहले रूल्स ऑफ अकाउंट्स यानी रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ रखा है तो बिल्कुल एक बार इसे रिवाइज करके आना कल के सेशन के पहले। ठीक है, तो अगर आपने ये नहीं पढ़ा है, नो प्रॉब्लम, वी विल डिस्कस इट नाउ। लेकिन अगर आपने इसे पढ़ के रखा है, एक बार रिवाइज करके आना। ठीक है, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है यू विल बी कमिंग टू नो अबाउट समथिंग न्यू, कुछ नया पता चलेगा। ठीक है, सो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये सब चीजों को ईमानदारी से लिखते हुए जा रहे हो। ठीक है, यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। ये एक फ्लो में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमने अभी तक हमारा सिलेबस शुरू नहीं किया, हम अभी भी प्री रिक्विजिट्स में हैं, शुरू करने से पहले के रिक्वायरमेंट्स में हैं। तो ये सब बेस अगर आपका अच्छा खासा तैयार हो गया तो 12th की पढ़ाई में हमें कहीं कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करना पड़ेगा। गेटिंग मी? मैं और 4 से 5 दिन इसी तरह से कंटिन्यू करता रहूंगा, कुछ प्री बेसिक्स, उसके बाद वी विल कंटिन्यू विद आवर मेन सिलेबस। ठीक है दोस्तों, आई होप यू ऑल आर गेटिंग बेनिफिटेड विद वॉट एवर वी आर कवरिंग राइट नाउ। इनिशियल क्लासेस है, वी आर सिटिंग फॉर लेस आवर्स राइट नाउ। धीरे धीरे हौले हौले जैसे हम हमारे करिकुलम में आएंगे तो वहां पर आई विल बी इंक्रीजिंग द टाइम, तब हम थोड़ा ज्यादा देर के लिए बैठेंगे। अभी फिलहाल थोड़ा कम देर के लिए बैठ रहे हैं, वैसे भी थियरी है, थियरी को ज्यादा देर तक बर्दाश्त करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, बराबर। जब प्रैक्टिकल एरियाज आएगा पता भी नहीं चलेगा कैसा टाइम निकल गया। ठीक है, सो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं, हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे टुमारो। ओके, सी यू ऑल बेटा, गुड बाय।